सो हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करेंगे वन शॉट रिवीजन थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जैसा कि सबकी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में आ रही है, तो मैंने सोचा कि वन शॉट रिवीजन बना दिया जाए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके अंदर है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले आती है हीट की बात करें। हीट क्या है? तो हीट एक बात करें तो सबसे पहली बात तो है एक मोड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मोड ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात ये है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ध्यान रखना, वन शॉट के अंदर मैं डेफिनेशन बोलते जाऊँगा, आपको याद रहनी चाहिए कि हीट होती है कि सेंसेशन होना हॉटनेस का या कोल्डनेस का। हीट की दो ऐसा यूनिट, एक ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है जूल, और एक और होती है कि एक जूल एक कैलोरी बराबर जो है वो आता है हमारा 4.2 जूल। ठीक है, ये दो जो है हमारे पास हीट के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं हीट को। इसके बाद आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो हीट को मेज़र करे उसे क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। अब जो डिवाइस मेज़र करे टेम्परेचर को उसे बोलेंगे हम थर्मोमीटर। तीन स्केल होती है हमारे मतलब तीन तरह की स्केल होती है हमारे टेम्परेचर को नापने के लिए। तो स्केल वाइज हम बात करें तो सबसे पहले आती है केल्विन, डिग्री केल्विन, है ना। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है MP, वो होता है 0 डिग्री, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर बात करें हम इसके फिर आता है अगला केल्विन। केल्विन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 373.15। फिर आता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, जो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन अगला आता है हमारे पास र्यूमर। र्यूमर की स्पेलिंग नहीं है इसीलिए मैं लिख देता हूँ, ये होता है र्यूमर। र्यूमर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री और इसका होता है 80 डिग्री। इन तीनों के बीच में डायरेक्ट जो है हमारे पास एक होता है फॉर्मूला कन्वर्जन निकालने के लिए, तो वो हो जाता है TC/5 बराबर टी के माइनस 273.15 अब माइनस अपॉन 5 बराबर TF माइनस 32 डिग्री अपॉन 9 बराबर TR/4। बेसिकली ये कोई फार्मूला नहीं है, जिस भी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उसको T मान लो। यहाँ पर जैसे सेल्सियस की बात करें तो C मान लिया, केल्विन की बात करी K ले लिया, फ़ारेनहाइट की बात करी F ले लिया, R की बात करी तो र्यूमर ले लिया। उसके बाद माइनस कर दो उसमें से उसका मेल्टिंग पॉइंट अपॉन जो भी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो भी हमारे पास आता हो डिफरेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले से अपन ने निकाला। हर किसी स्केल के अंदर पुट करके हमने ये फार्मूला या फिर बोलो कि एक कन्वर्जन ट्रिक निकाल दी है, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला आता है थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन सीधा सीधा बोलूँ तो ऐसा एक्सपांशन जो कि हीट देने के कारण हुआ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, थर्मल एक्सपांशन की इंग्लिश में बोलो तो ऑलमोस्ट ऑल द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एक्सपांड्स व्हेन हीटेड। So the increase in the size of the body when it is heated is called thermal expansion। मतलब वही कि एक बॉडी का साइज के अंदर इंक्रीज होना जब उसको हम हीट करें। अगला आता है हमारे पास इसके टाइप्स। तो टाइप्स जो है वो हो जाते हैं हमारे पास, सबसे पहला आता है एक लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन बोले तो हम मान लेते हैं, एक यहाँ पर एजम्पशन ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वायर है जिसकी पर्टिकुलर लेंथ जो है वो हमने L मान ली। अब एक हमने जब इसको हीट करा, कितने हीट करा, तो हमने डेल्टी टेम्परेचर जब बढ़ाया तो यही वायर जो है हल्का सा बड़ा हो गया। यहाँ पर मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं होता है एक्सपांड होने पर ऑल तो समझने के लिए हमें दिखना भी तो चाहिए कि साइज़ बड़ा है। अब मैं अगर इसके बराबर में हल्का सा छोटा सा बढ़ा दूँ तो लगेगा क्या कि एक्सपांड हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इसे हमने मान लिया L', इसकी लेंथ मान लो बढ़कर हो गई L'। अब हम बात करते हैं इसकी कि जो चेंज इन लेंथ है वो किस किस पर डिपेंड करेगी। मतलब ये जो पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया टेम्परेचर देने पर, तो वो किस किस पर डिपेंड करेगी। तो चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन, तो किस किस पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले ये डिपेंड करेगी जो है हमारा L'-L, यानी जो नई हमारे पास लेंथ आई है -L, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही क्या है हमारा चेंज इन लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 सेंटीमीटर का वायर लिया होता तो वो उस 1 सेंटीमीटर के मतलब जो है अकॉर्डिंगली जो है बड़ा होता।
हमने अगर 1 मीटर का वायर लिया होता तो उसके अकॉर्डिंग होता, हमने और ज़्यादा वायर बड़ा लिया था होता तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपांड होता है। यानी डिपेंड कर रहा है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। दूसरी बात कि ये ही जो चेंज इन लेंथ है ये एक और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे डेल टी के अंदर। डेल टी क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारा पहले टेम्परेचर कुछ हो रहा होगा T1, हमने बढ़ाकर उसे T2 कर दिया, तो जो बड़ा होता है वो आगे आता है, बीच में माइनस का साइन, तो इसी पूरी यूनिट को हम लिखते हैं डेल टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हमने इसको इक्वेशन 1 दी, इसको इक्वेशन 2 दी। इक्वेशन 1 क्या है, एल डैश माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इधर से हम ऑन कंपेयरिंग करके कर लें तो जाएगा डेल टी। ठीक है, अब ये कांस्टेंट हटता तो कुछ ना कुछ जो है हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आता है हमारे पास अल्फा। अल्फा और जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन एक जैसा है, तो कंफ्यूज मत होना। इजिकल टू के बाद जो लगा है वो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ये जो लीनियर एक्सपांशन हुआ इसी को हमने दे दिया कि ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, अब यहाँ से हम 2-3 चीज़ें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा बोला तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वैल्यू, तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, और ये ऊपर का ऐसा का ऐसा। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट याद होना, और दूसरी बात एक डायरेक्ट याद होना कि चेंज इन लेंथ के अंदर जो नई लेंथ है वो किस किस के बराबर होगी। तो इधर ये एल माइनस का, उधर जाके प्लस का, तो जाएगा अल्फ़ा एल डेल टी ऐसा का ऐसा इधर का, और इधर कर दो प्लस एल, यहाँ भी एल आ रहा है, यहाँ भी एल आ रहा है, एल कॉमन ले लिया तो जाता है ये 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, यानी एल डैश बराबर हो जाएगा अल्फ़ा डेल टी। ये दो फॉर्मूले आपको जो है डायरेक्ट याद होना। अगला अब हम जा रहे हैं हमारा समझने जो है सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन बोलो या ऐसा बोलो कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया लें, उसको हीट करें, किसी डेल टी के टेम्परेचर को हम जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो उसका जो है नया एरिया जाता है ए डैश। मतलब बोल सकते हैं आप सुपरफिशियल को एरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस सबसे पहले तो मैं आपको पहले वाले की डेफिनेशन बता देता हूँ लीनियर एक्सपेंशन की, कि इट इज़ द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ अ मेटल वायर ऑन हीटिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर एक्सपांशन। ये कब, जब अपन डेरिवेशन करें जब ये शुरू में ये थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। फिर आता सुपरफिशियल का कि इट इज़ द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल शीट ऑन हीटिंग। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एरिया मान लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एस मान लिया हमने, कोई एक एरिया होगा, उसको अपन ने जब हीट करा, मतलब डेल्टी से जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो उसका अब पहली एरिया इतना था, अब एरिया बढ़ के कुछ इतना हो गया, तो हमने जो नया एरिया है उसको मान लिया एस डैश। ठीक है, तो अब यही बात वापिस से बोलेंगे कि हम क्या, कि जो चेंज इन सरफेस एरिया है वो किस किस पे डिपेंड होगा। तो अब आप सबसे पहले तो जब तक मैं लिख रहा हूँ, जब तक आप कमेंट बॉक्स में जो है जाकर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सो जो चेंज इन सरफेस एरिया है वो मतलब एस डैश माइनस एस, यानी नया एरिया माइनस पुराना एरिया बराबर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो चीज़ के। वही एक तो उसका ओरिजिनल एरिया कितना था, वही वाला एग्जांपल कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का हमने कोई सा एरिया लिया, उसको हीट करेंगे तो उसका एक्सपांशन उस 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का अकॉर्डिंग होगा। ऐसे ही कुछ हमने 100 मीटर का एक एरिया का ले लिया, तो 100 मीटर क्यूब जो है, और दूसरा कि ये हमारा जो एस जैसे माइनस जो पुराना हमारे पास एरिया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल टी के। ठीक है, हमने इसको दी इक्वेशन 1, इसको दी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने लिखा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, जो एस डैश माइनस एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीज़ के, एक एस के और एक डेल टी के। यानी जब हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे पास, सॉरी जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसे हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आता है बीटा। बीटा होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। क्या, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो हमारा सुपरफिशियल एक्सपांशन जो है हमारे पास कहाँ तक आ गया था कि एस डैश माइनस एस बराबर होगा हमारा बीटा एस डेल टी। अब यहाँ पे हम वही करते हैं जो हम पहले भी करे थे कि एस डैश की वैल्यू निकाल लो, इधर ये एस माइनस का इधर जाके प्लस का, तो बीटा एस डेल टी प्लस एस, यही एस डैश, इसमें भी एस आ रहा है इसमें भी एस आ रहा है, तो एस बाहर कॉमन, अंदर क्या बच गया, इधर से बच गया 1 और प्लस, और इधर से बच गया बीटा डेल टी। एक तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना,
दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट याद होने में क्या होता है हमारे पास, हमको चाहिए होता है ये बीटा, तो बीटा निकालो, बीटा बोले तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो बीटा निकालने के लिए ये एस डैश माइनस एस एस का ऐसा, और ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एस डेल टी डिवाइड में, और एक ये वाला फार्मूला याद होना। अभी तक टोटल कितने फार्मूला बता दिए मैंने कि 4, जो आपको क्या होना एकदम याद होना, कि नींद में से उठा के पूछे यही है। ठीक है, अब हमारे पास अगला आ जाता है, हमारे पास आ जाता है अगला क्यूबिकल एक्सपांशन। क्यूबिकल एक्सपांशन आप गैस कर सकते हैं, अभी तक हमने लेंथ की बात कर ली, एरिया की बात कर ली, अब एंट्री मारता है हमारा क्यूबॉइड, यानी वॉल्यूम की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्यूबॉइड था जिसकी हमने जो है वॉल्यूम मान लिया कुछ रहा होगा वी। इसको जब हमने हीट करा, यानी बोला हम कि टेम्परेचर डेल टी से इंक्रीज़ करा, तो जो है इसका अब जो है यहाँ पर हमारा वॉल्यूम बढ़ के हो जाएगा कुछ वी डैश, है ना। ये हमने अजम्पशन मान लिया, इसको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कि हमने ये माना है। मैं आपको अभी केवल जो है वन शॉट के तरह से फटाफट जो है डेरिवेशन करवा रहा हूँ। तो एक हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है यानी वी डैश माइनस वी, यानी अभी नया वाला वॉल्यूम माइनस पुराना वाला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक तो जो पुराना वाला वॉल्यूम होगा यानी ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी वही वाला फॉर एग्जांपल कि 1 मीटर क्यूब वाला हमने अगर कोई लेंगे क्यूब, तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। जो है 100 मीटर वाला लेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपांड होगा, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा आता है कि जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हमने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, यानी डेल टी। ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन 1 दी, इसको इक्वेशन 2 दी, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 जो ये वी डैश माइनस वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी डेल टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आता है हमारे पास गामा। ठीक है, और ये गामा क्या होता है, तो ये गामा हो जाता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। इस क्यूबिकल एक्सपांशन को आप वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन भी बोल सकते हैं। अब वही करेंगे, अब यहाँ से वी डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो वी डैश की वैल्यू निकलेगी इधर ये वी माइनस का, उधर जाके प्लस का, तो गामा वी डेल टी प्लस वॉल्यूम यानी वी, इधर भी वी आ रहा है इधर भी वी आ रहा है, वी बाहर कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल टी। ठीक है, और वही वाली बात, अब गामा की वैल्यू निकालो तो गामा बराबर हो जाएगा हमारा वी डैश माइनस वी अपॉन हमारा हो जाएगा ये वी डेल टी। ये दोनों फार्मूले भी आपको याद होना। अभी तक हमारे पास 6 फार्मूला होगा, 6 फार्मूले में कुछ नहीं है, बस ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बदल रहे हैं, फार्मूला तो सेम है आपके लिए। ठीक है, अब आता है हमारे पास, अब आता है रिलेशन बिटवीन अभी हमने जो निकाला अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन बताया, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन के बीच में रिलेशन बता। तो हम लिखेंगे बाय लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन से हमने जो एल डैश की वैल्यू निकाली थी, बोले तो एल डैश बराबर एल बाहर अंदर बच जाएगा 1 प्लस हमारा अल्फ़ा डेल टी। इसे लिखेंगे हम बाय सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो सुपरफिशियल एक्सपांशन से हमारे पास जो है हमारे पास डेल एस की वैल्यू आई थी, तो डेल एस की वैल्यू क्या होती थी, तो डेल एस की वैल्यू हो जाती थी डेल एस बराबर एस बाहर अंदर बच जाता था 1 प्लस बीटा डेल टी। ऐसे हम निकाल लेंगे क्यूबिकल एक्सपांशन के लिए। क्यूबिकल एक्सपांशन की वैल्यू हो जाती थी हमारे पास कि वी डैश बराबर हो जाता था वी प्लस 1 हमारा गामा डेल टी के। इसको हमने इक्वेशन 1 दी, इसको इक्वेशन 2 दी और इसको इक्वेशन 3 दी। अब हमने लिखा बाय इक्वेशन 1 कि एल डैश बराबर होता है एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। अब हमने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं बेटा, तो समझो, लेंथ को जब हम एक बार लिखते तो होती है लेंथ में लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एरिया, और अगर लेंथ में 2 बार लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि लेंथ और लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हो जाएगा, और अगर लेंथ में लेंथ और लेंथ का मल्टीप्लाई यानी 3 बार लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। हम पढ़ते थे ना 10th में कि ए होता है हमारे क्यूब की साइड, ए स्क्वायर होता है क्यूब मतलब स्क्वायर का मतलब बोल सकते हैं हम स्क्वायर का एरिया, और जो ए क्यूब होता है वो जाता था क्यूब का वॉल्यूम। ऐसे इसलिए हम यहाँ पे 3 बार या फिर 1 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी लेंथ का।
यानी हम बोल सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, यानी एल डैश का स्क्वायर, अब ये डैश है ना, अब फिर वापस कंफ्यूज मत होना कि ये 1 है, ये डैश है, बराबर हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस 1 अल्फ़ा डेल टी। अब इसके आगे दो तरह से सॉल्व होता है, मैं प्रिफर करूँगा कि आप जो है पुराने मेथड से ही सॉल्व करें कि एल डैश ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, इस इधर एल स्क्वायर ऐसा कैसा, ये हो जाएगा स्क्वायर खोल दो, क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या हो जाता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर बोले तो इसका यानी अल्फ़ा स्क्वायर और डेल टी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 2 अल्फ़ा डेल टी। अब यहाँ पर हम एक लिखते हैं कि ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ वेरी मच स्मॉल वैल्यू एंड इट कैन बी नेग्लिजिबल, बट ऐसा क्यों हुआ देखो मैं बताता हूँ आपको। इसका आप ऐसे समझो कि एक बार अगर 0.2 के अंदर 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.04, ऐसे ही अगर 0.04 को मल्टीप्लाई होता है 0.0004, यानी ऐसी कोई सी चीज़ जो खुद छोटी हो उसका स्क्वायर या फिर उसका क्यूब उससे भी छोटा आता है, इसीलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। अब हम बोलते हैं यहाँ पर कि इसको अगर नेगलेक्ट कर दिया तो हो जाएगा ये पूरा नेगलेक्ट, तो हो जाएगा एल डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया 1 ऐसा का ऐसा, ये नेगलेक्ट कर दिया यानी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बचा ये तो इसको लिख दिया 2 अल्फ़ा डेल टी। ठीक है, अब हमने अभी ऊपर बात करी कि अगर 2 बार एल लिखेंगे तो एरिया, और एरिया को अभी तक हम क्या मान के आए, एस, तो हम इस एल डैश के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एस डैश, इस एल स्क्वायर को लिख सकते हैं एस, और ये लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल टी, इसको हम देंगे इक्वेशन 4 और इसको भूल जाएंगे। अब बात करें हम एक वापिस से हम उठाएंगे ओके बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी, एस डैश बराबर एस 1 प्लस बीटा डेल टी, एंड बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 आई हमारे पास एस डैश बराबर एस 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल टी, इसमें एस डैश कॉमन, एस कॉमन, 1 कॉमन, यहाँ पर ये डेल टी और डेल टी कॉमन, तो बचा क्या, इधर से बीटा बच गया और इधर से 2 अल्फ़ा बच गया, यानी बीटा जो है वो बराबर हो जाएगा 2 अल्फ़ा के, यानी बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर होगा बीटा बाय 2 के। एक चीज़ ये याद होनी, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन ए, इसको थोड़ा अलग ही नाम दे दो, बोले इक्वेशन 2a माना तेरे को। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और, अब वॉल्यूम के बाद निकालने की बात करेंगे हम, अब हम निकालेंगे वही लिया बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास एल डैश बराबर एल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एल डेल टी, ठीक सॉरी एल डेल टी नहीं, हमारे पास अल्फ़ा डेल टी। अब हम करेंगे इसका क्यूब, क्यों करेंगे, वही क्यूब होता है वॉल्यूम, क्यूब करने से क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड से हमारा फायदा क्या हो जाएगा कि ये भी एल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। अब मैंने आपको इसके पहले बोला था कि इसको इसके आगे दो तरह से सॉल्व करते हैं, अब मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप सॉल्व करें बाय बायनोमियल थ्योरम, बाय बायनोमियल थ्योरम। बाय बायनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, तो थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई सी चीज़ 1 से बहुत ज़्यादा जो है छोटी है, ठीक है, अगर 1 से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है तो हम क्या लिख सकते हैं कि उसके आगे पावर आ जाएगी, जैसे यहाँ पर 3 है और अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो जो भी पावर होगी ना वो आगे उचक के आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी की पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर a बहुत छोटा है b के मुकाबले, तो हम यह लिख सकते हैं कि a प्लस 3b, ऐसे यहाँ भी हम करेंगे कि क्या एल डैश का क्यूब, एल क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 अल्फ़ा डेल टी। ठीक है, अब हमने बोला था, डिस्कस करा था कि एल का अगर क्यूब करेंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने मान रखा था वी डैश, और यहाँ पर वी हो जाएगा वी, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल टी, इसको नाम दी हमने इक्वेशन 5। अब लिखेंगे हम बाय इक्वेशन 3, वी डैश बराबर था वी 1 प्लस हमारे पास गामा डेल टी, इन दोनों इक्वेशन में देखोगे तो वी डैश कॉमन, वी कॉमन, 1 कॉमन,
डेल टी और डेल टी भी कॉमन, तो बचा क्या, इधर से बचा 3 अल्फ़ा, इधर से बचा हमारे पास गामा, यानी गामा बराबर हो जाएगा 3 अल्फ़ा, या फिर बोलो कि जो अल्फ़ा है वो बराबर हो जाएगा गामा बाय 3। ये हो जाएगा हमारे पास गामा का रिलेशन। इसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन ए एंड बी। तो इक्वेशन ए थी हमारे पास अल्फ़ा बराबर बीटा बाय 2, और इक्वेशन बी है गामा बाय 3, और किसी के अपॉन में अगर कुछ भी नहीं होता यानी 1 होता है, यानी बोल सकते हैं हम अल्फ़ा रेशो बीटा रेशो गामा बराबर होता है 1 रेशो 2 रेशो 3। ये डायरेक्ट याद होना एमसीक्यू के लिए ये, और डेरिवेशन को बोल दे तो पर्टिकुलरली अगर वॉल्यूम के लिए बोले तो ये इतना सॉल्व करना। अगर आपको बोल दे हमारे पास एरिया के लिए सॉल्व करो तो ये वाला इतना सॉल्व कर देना, तो आपको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगला। अब अगला आता है हमारे पास एनालॉमस एक्सपांशन ऑफ वाटर। बेटा बात सुनो, पूरी दुनिया में एकमात्र एक ऐसा लिक्विड है पानी की जो एक एनोमेलस मतलब एक डिफरेंट तरह का बिहेवियर शो करता है जब हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। वो क्या दिखाता है कि 4 डिग्री तक, देखो सबसे पहली बात तो अगर आप किसी भी लिक्विड का जो है आप जो है हीट दोगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। पर पानी के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई वॉल्यूम पे होगा हमारा पानी, ठीक है। अब 4 डिग्री तक इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है, क्या होता है, कम होता है। और 4 डिग्री के बाद इस पानी का वॉल्यूम के बाद जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर जब 4 डिग्री तक बढ़ेगा तब तक जो है आपका पानी का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ेगा बोले तो ऐसा नहीं कि 1 लीटर आपने पानी को हीट कर रहे हो ना आपका पानी जो है वॉल्यूम बढ़ के 2 लीटर हो जाए, नहीं, कुछ पॉइंट्स में बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 1.0434 को कोई भी मान लो डिजिट, इतना कोई वॉल्यूम पानी लिया अपन ने, तो उसके अंदर कितना ज़्यादा जो है डिक्रीज हो जाएगा, तो फॉर एग्जांपल 1 मान लिया अपन ने, ठीक है, ये पॉइंट है। तो ऐसा कि वॉल्यूम जो है वो 4 डिग्री तक कम होगा, वो 4 डिग्री के बाद जो है 1000 डिग्री के ऊपर भी चल जाए तो कैसा रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, बढ़ता जाएगा वॉल्यूम। ये हो जाएगा वॉल्यूम और ये हो जाएगा टेम्परेचर। अब आपको याद होगा कि वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन कैसे होते हैं, तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी इधर 4 डिग्री तक हमारा वॉल्यूम कम हो रहा था, तो यहाँ पर उल्टा होता है कि 4 डिग्री तक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेंसिटी रही होगी, तो 4 डिग्री तक हमारे पानी का जो है हमारा डेंसिटी बढ़ती रहती है। कब तक, जब तक 4 डिग्री नहीं हो जाए। और जैसे ही 4 डिग्री के बाहर ले जाते हैं हम टेम्परेचर को, अब क्या होता है कि इसकी डेंसिटी हो जाने लगती रहती है वापस से कम। यानी पानी एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हीट करो तो उसका वॉल्यूम 4 डिग्री तक बढ़ेगा और उसकी डेंसिटी 4 डिग्री तक कम होगी। उसके बाद क्या, सॉरी, उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी और वॉल्यूम जो है कम होगा। कब तक होगा, जब तक उस 4 डिग्री के पार नहीं चल जाए, मतलब 4 डिग्री तक वो क्या बढ़ाएगा, अपना जो है डेंसिटी बढ़ाएगा और वॉल्यूम क्या करेगा, कम करेगा। ये दोनों चीज़ अच्छे से याद होनी, ये आ जाता है हमारे पास 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। तो अब आता है हमारे पास अगला, क्या आ जाता है, अगला आ जाता है हमारे पास चेंज इन, या फिर बोलो चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट बोले तो अपनी झारखंड या फिर गुजरात ऐसा नहीं, स्टेट बोले तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ जो है हमने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हमने मान लिया 0 डिग्री, और यहाँ पर हमने मान लिया -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके अंदर मैं लाइन खींच देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर हम एक बर्फ़ आपका फ्रीज़र आपने खोला, गर्मी होने लग गई, गर्मी स्टार्ट होने लग गई, तुमने जो है फ्रीज के अंदर एक बर्फ़ जमाई, बर्फ़ जमी, मान लो अंदर टेम्परेचर होगा -20 डिग्री सेल्सियस। तुमने बर्फ़ का क्यूब बाहर निकाला और बाहर अपने रूम के अंदर ला के रख दिया। अब बेटा क्या होता है कि जब तुम 20 डिग्री पे निकाल के लाए थे, तब से लेकर 0 डिग्री तक वो कैसी रहेगी, सॉलिड रहेगी। ठीक है, अब 0 डिग्री पर क्या होता है कि 0 डिग्री एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड जो है ये लिक्विड में बदलने लगता है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारा जो है आइस क्यूब जो है सॉलिड का सॉलिड रहता है, कब तक, जब तक वो 0 डिग्री पर नहीं आता। अब मैं बात करूँ तुम्हारी यहाँ पर कि इस 20 डिग्री से
इस 0 डिग्री के बीच में कुछ ना कुछ फ्लो जो है हीट रहा होगा। पर यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है कि ये सॉलिड से लिक्विड के बीच में जो है ये बदलता रहता है। ये जो है इसके अंदर एक लेटेंट हीट रहती है, मतलब अपन जब इसको क्यूब को हीट कर रहे हैं तो वो 20 से लेकर 0 के बीच में तो कैसा है, सॉलिड है। पर एकदम से उसके ऊपर हीट का कोई असर ही नहीं होता है। हीट का असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो ये तोड़ने लग जाता है। इसके जो पार्टिकल्स बोलो या फिर जो भी इसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ब्रेक करती है, जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि ये लेटेंट हीट है किसकी, फ्यूजन की। फ्यूजन बात करें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं फ्यूजन। और लेटेंट शब्द का मतलब होता है छिपा हुआ, यानी हिडन। मतलब एक ऐसी हीट हम उसको हीट दे जा रहे हैं, वो साला वो कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो है हमारा लेटेंट मतलब एक छुपी हुई हीट कर रहा है, जिससे वो क्या तोड़ रहा है, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के उसने फाइनली जो है लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो लिक्विड है ये 0 से लेकर 100 डिग्री के बीच में कैसा रहेगा, लिक्विड। पर जैसे ही ये 100 डिग्री पे आ जाता है तो अब इस 100 डिग्री पे ये अगेन लिक्विड से जो है गैस में कन्वर्ट होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इसको हीट जो दे रहे हैं उसके इस पे तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये भी क्या है, एक लेटेंट हीट है। पर अब ये लेटेंट हीट किसकी है, वेपराइजेशन। यानी लिक्विड और गैस को जब लिक्विड से गैस जब हम बनाते हैं, लिक्विड से गैस बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं हम वेपराइजेशन। ठीक है, तो यानी ये एक ऐसी लेटेंट हीट है जो कि लिक्विड को बदल रही है गैस में। यानी क्या तोड़ रही है, ये तोड़ रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा चेंज ऑफ स्टेट भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है इसी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आ जाता है अगला कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि कितनी तरह से जो है हमारी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। तो 3 तरह से हो सकती है। क्या क्या 3 तरह से? 3 तरह क्या होगा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। धीरे धीरे अपन तीनों को समझते हैं। कंडक्शन, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा दोस्त है, सर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप लोग एक गेम खेल रहे हो जिसमें आपने एक पुष्टा कुछ कुछ भी बना लिया, जिससे क्या हो रहा है कि आप जो इस तरफ कर रहे हो आपके दोस्त को उस तरफ कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, आपने उसको एक जो है आयरन, एक जो मेटल है उसका एक पीस उस तरफ पकड़ा दिया। फॉर एग्जांपल ये कुछ आपने आपका कुछ मेटल था, इसका आपने पीस पे आपका फ्रेंड यहाँ पे पकड़ के बैठा है और आपने उसको बोला कि तू आँख बंद कर ले, मैं कुछ करूँगा तो तेरे हाथ में कुछ होगा। तुमने यहाँ पर क्या करा, तुम बड़े शैतान बच्चे हो, तुमने यहाँ पर लगा दी मोमबत्ती। यह क्या लगा दिया, एक इग्नाइटर लगा दिया। अब इस मोमबत्ती ने क्या करा, इसको धीरे धीरे मेटल को यहाँ से हीट करना शुरू करा। अब क्या होता है, तुम्हारे फ्रेंड को धीरे धीरे जो है उसको गरम गरम लगने लगता है। गरम गरम क्यों लगने लगा बेटा? क्योंकि जो इतने एरिया में जो हीट चल रही थी, जो इसके कारण गर्म हो रहा था ये धीरे धीरे, अब वो धीरे से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, धीरे से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, धीरे से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, धीरे 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 करके तुम्हारे फ्रेंड को जो है गरम 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 करके गरम लगने लग जाता है। यानी क्या हो रहा है कि हम आपका फ्रेंड को इधर हीट लगाई तुमने और उधर उसको हाथ में चिपक रही है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा क्या होता है कि जैसे ही तुमने यहाँ पर इस मेटल के पीस के नीचे मोमबत्ती या फिर कुछ भी फायर लगाई तो उसके अंदर जो भी मेटल था उसके अंदर धीरे से वाइब्रेशन हुआ, मॉलिक्यूल आपस में धड़फड़ाने लगे, एक दूसरे से जो है वाइब्रेट होने लगे और वाइब्रेट होने से उनके पास वाले मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट होने लगे। उसके पास वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ, फिर और पास वाला मॉलिक्यूल पास वाइब्रेट हुआ, तो धीरे धीरे वाइब्रेट करके जो है आपके फ्रेंड को जो है वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हुई। यानी बिना एक्चुअल मूवमेंट के किसी भी पार्टिकल के, बस खुद की ही जगह पे वो हिल रहे हैं या फिर बिना उनके मूवमेंट के अगर हीट ट्रांसफ़र हो जाए तो इस तरह के हम बोलते हैं कि वो होता है कंडक्शन। मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू द अनदर एट द लोअर टेम्परेचर थ्रू अ मॉलिक्यूल कोलिजन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। अब यहाँ पर हमारे पास एक डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन किसके अंदर आता है? कंडक्शन के अंदर आता है। तो वही मान लो कि आपके पास एक आपके पास मेटल का पीस है जिसमें यहाँ पर कोई टेम्परेचर T1 है और ये है यहाँ पर गर्म, और यहाँ पर कोई टेम्परेचर T2 है दूसरे एंड पर, जो कि कैसा है, कंपेरेटिवली ठंडा है।
ठीक है। और ये हमने क्या ले लिया, एक मेटल ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कि हमने डिस्टेंस जो है ले ली x। हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होगी, तो हीट ट्रांसफ़र होगी इस डायरेक्शन में, यानी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। हमेशा हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हॉटर से कोल्डर बॉडी पे होता है। तो अब हमारे पास आता है कि जो हीट का ट्रांसफ़र है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो हीट का ट्रांसफर जो है 4-5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कि हीट का ट्रांसफ़र डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब इन दोनों बॉडी के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा आपका हीट का ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल कि आपके रूम में जो है गर्मी जब होती है तो एक दीवार है 20 डिग्री पर, ठीक है, और दूसरी दीवार है 100 डिग्री पर। तो जो 100 डिग्री वाली है वो उस 20 डिग्री वाली को और गर्म करेगी धीरे धीरे करके। पर क्या हो कि अगर एक दीवार 100 डिग्री की हो और दूसरी दीवार 98 डिग्री सेल्सियस की हो, तो कंपेरेटिवली जो हीट का ट्रांसफ़र होगा या फिर टेम्परेचर डिफरेंस में जो होगा वो आपका धीरे 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 हीट का ट्रांसफ़र होगा। यानी सारांश ये है कि अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा बीच के अंदर गैप है तो हीट का ट्रांसफ़र उतनी जल्दी होगा, और अगर कम है आपका टेम्परेचर दोनों बॉडी के बीच में तो उतना धीरे जो है हीट का ट्रांसफ़र होगा। हीट को हमने यहाँ पर क्यू मान लिया और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T1 माइनस T2। अगला आता है कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। फॉर एग्जांपल ये एरिया अगर मैं छोटा लूँगा तो हीट उतनी जल्दी जो है ट्रांसफ़र होगी, और अगर मैं उतना ही एरिया बड़ा रख दूँगा तो हीट धीरे 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 जो है ट्रांसफ़र होगी। एरिया को हमने यहाँ पर ए मान लिया। फिर आता है अगला कि जो हीट का ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है इन्वर्सली किस पर, आपकी डिस्टेंस के बीच में। यानी अभी मेरे दोस्त ने यहाँ से पकड़ रखी थी, ये था 1 मीटर का फॉर एग्जांपल, तो उसके हाथ में थोड़ी सी देर के अंदर क्या हो जाएगा, गर्म फील होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, 100 मीटर की स्केल लाया और उसके अंदर यहाँ आग लगा दी। अब बेटा जन्म हो जाएंगे, पर है ना क्या होगा, उसके यहाँ तक जो है हीट ट्रांसफ़र होने में बहुत वक्त लगेगा। यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है, हीट का ट्रांसफ़र कैसा जाएगा, जो है कम हो जाएगा। वहीं आप अगर जो है डिस्टेंस कम रखोगे तो उतनी जल्दी हीट का ट्रांसफ़र होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। और अगला आ जाता है हमारे पास कि ये जो हीट का ट्रांसफ़र है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, जितनी देर तक वो हम यहाँ से इस मोमबत्ती को लगाए बैठे हैं, यहाँ से यहाँ हीट पहुँचा रहे हैं। इसको हमने दिया इक्वेशन 1, इसको दी इक्वेशन 2, इसको दी इक्वेशन 3 और इसको दी इक्वेशन 4। हमने यहाँ पे बोला कि बाय इक्वेशन 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू A इंटू T अपॉन जो है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आता है K, और ये जो K है ये है कांस्टेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो है बहुत से स्कूल ने छुड़वा रखा है, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे स्किप मत करना, इसे एटलीस्ट फार्मूला याद कर देना और इसके कॉन्सेप्ट याद रखना, और ये जो पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है वो भी याद रखना, क्योंकि भले स्कूल वाले बताते नहीं है पर एग्जाम में ज़रूर पूछ लेते हैं कि बताओ किस किस पे जो है हीट का ट्रांसफ़र जो है डिपेंड करता है। अब अगला आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों के घर में कन्वेक्शन होता है, मतलब तो पानी गर्म करने वाला, जो इलेक्ट्रिक पानी गर्म करने वाला होता है ना, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो यार उसको कन्वेक्शन बोलते क्यों है, तो आज समझते ऐसा क्यों होता है। बेटा जब क्या करना, आज अपने अगर घर पे कन्वेक्शन हो तो एक जो है आप एक वेसल लेना, उसके अंदर पानी भरना और उसको थोड़ी देर गर्म होने रख देना। तुम देखोगे आराम से, देखना लाइट मार मार के क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पर कोई पानी है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाले पार्टिकल है, सबसे पहले इनको जो है हीट लगेगी, और जितना जो चीज़ गर्म होती है उसकी उतनी डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है। और अगर डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट और को पानी के ऊपर आ जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम है, मतलब ये जो ऊपर जो पानी घूम रहा था आराम से जो कि ठंडा था, अब ये नीचे जाता है और ये वापस गर्म होता है यहाँ पर, और ये फिर ऊपर आ जाता है, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है कि नीचे जाएगा गर्म होएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर गर्म हो जाएगा, ये चलता रहता है। यानी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ जो है हमारा मैटर चल रहा है, और अगर एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है किसी पार्टिकल का, और अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। इसके पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, मैं भूल गया
कि कंडक्टिविटी के जो है कुछ डेली लाइफ के अंदर जो है कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसे समझते हैं पहले। एप्लीकेशन नंबर 1 है कि जो कुकिंग, जो हमारे खाने बनाने वाले वेसल होते हैं, जैसे चाय बनाने वाला जो होता है हमारे पास, उसके अंदर जो है आपने देखा होगा कि रबर का, यानी वो होता है एक तो कोई सा रबर होता है, प्लास्टिक होता है, जिससे जो है हमारा कुकर का हैंडल हो गया या फिर कोई सा भी हैंडल हो गया, वो होता है उस ब्लैक कलर के। यानी आपका कुकर भले कितना ही गर्म होगा, पर वो ब्लैक वाली चीज़ कभी गर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। और कंडक्टिविटी कंडक्शन किस में होगा? जो एक कंडक्टर होगा। कंडक्टर बोले तो जिसके अंदर हीट ट्रांसफर हो सकती है। और जो वो प्लास्टिक है वो एक बैड कंडक्टर है, बोले तो एक इंसुलेटर है। इसीलिए हम क्या है उसको लगाते हैं, जिससे हमारे हाथ में गर्म फील ना हो। अब जैसे अभी ठंड अभी ख़त्म होने वाली है, तो आपने देखा होगा कि आपका अगर घर में लोहे का कोई सा अगर हैंडल लगा हुआ है, तो अगर उसको टच करोगे तो वो जो अगर लकड़ी के डोर को हाथ लगाओगे तो वो हल्का सा गर्म होता है, पर वहीं अगर उस मेटल के हैंडल को हाथ लगाओगे तो वो ठंडा दिखता है। वो इसलिए होता है कि जो जितनी ज़्यादा कंडक्टिंग करता है उसके अंदर उतना कम जो है टेम्परेचर मिलेगा, यानी वो ठंडा ठंडा लगता है अपन को। ये होगा हमारे पास दो एप्लीकेशन। ये पूछे तो लिख देना, वरना जो है पूछते तो है और बड़ा एमपी भी रहता है। तो कन्वेक्शन समझ में आ गया कि कन्वेक्शन आपके उसको हम क्यों बोलते थे। अब हम बात करते हैं रेडिएशन। तो लास्ट और आखिरी होता है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन बोले तो कि बिना मीडियम को गर्म करे अगर हीट का ट्रांसफ़र हो जाए तो जो है आप उसको मोड ऑफ ट्रांसफ़र को क्या बोलेंगे हमारे पास? रेडिएशन। मतलब कैसे सर? बिना मीडियम को गर्म करे जो है आप गर्म कर दे रहे हो कोई चीज़। बेटा तुम रोज़ होते हो, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। देखो कैसे, धूप में बैठे हो कभी? धूप क्या है? धूप ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो हमारे सूरज चचा है वो आके हमारे घर पे बोलते हैं कि और भाई कैसे हो, चला आओ चाय पीते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता ना। वो तो बहुत किलोमीटर दूर है। वो किलोमीटर दूर है, फिर भी वो वहाँ से जो रेडिएशन आती है, सन की रेस क्या है? एक रेडिएशन है। और रेडिएशन आती है पृथ्वी पर, और अगर अर्थ पे आएगी हम पे लगती है, यानी हम गर्म भी होते हैं। और अगर हम गर्म हो रहे हैं, बीच का मीडियम जो है वो गर्म कर ही नहीं रहा है सन। और अगर बीच का मीडियम अगर सन गर्म नहीं कर रहा, कोई चीज़ गर्म लग रही है हमें, यानी वो क्या है? एक रेडिएशन। यहाँ पर हमारा जो होता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो खत्म होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के। न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग सीधी सीधी भाषा में हमको ये बोलता है कि जो रेट है, यानी जो स्पीड है हमारी हीट को या फिर बोलो ठंडे होने की, उस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है कोई दो बॉडी के बीच में। दो बॉडी बोले तो बॉडी और उसके सराउंडिंग के बीच में। तो हमने मान लिया कि कोई टी कोई होगा एक हमने मान लिया कि टी जो है वो होता है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। कोई एक बॉडी होगी जिसका कोई क्या टेम्परेचर है? टी। हमने टी नॉट जो है वो मान लिया कि टेम्परेचर कुछ होगा किसी सराउंडिंग का, यानी उसके आसपास के क्षेत्र का कोई टेम्परेचर होगा। और फिर आता है एक डी टी। डी टी क्या आता है? तो ओल्ड बॉडी टेम्परेचर बोले तो हमारा पुराना क्या होगा टेम्परेचर उस बॉडी का, देन माइनस कर दो कि न्यू बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो पुराना टेम्परेचर उस बॉडी का है माइनस कर दो आप उसका जो है अब नया जो बॉडी टेम्परेचर आया है। यानी हमने क्या बोला कि जो रेट है, रेट बोले तो जब भी आया अपॉन में क्या होना? टाइम होना। वो जो है रेट ऑफ किसका? कूलिंग का। कूलिंग बोले तो हमारा हीट। और जो है कूलिंग बोले मतलब हीट का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए आगे क्या हो जाएगा? माइनस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। बोले तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट आता है के यहाँ पर एक जो है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की वो बॉडी है, उसका नेचर क्या है और उस बॉडी का एरिया क्या है। ठीक है। अब हम बात करें कि लेट मास बी एम, मतलब हमने कि कोई एक मास मान लिया एम। ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो बड़ा सी होता है ये होता है स्पेसिफिक हीट। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सी होता है वो स्पेसिफिक हीट होता है। और ये जो बड़ा सी होता है ये बराबर होता है डी क्यू अपॉन ये मास होता है और ये होता है डी टी। ये वाला डी टी टेम्परेचर होता है। ठीक है। ये वाला डी टी जो है टेम्परेचर होता है। और हमको हमारा ऊपर वाले फॉर्मूला क्या चाहिए? यहाँ पर नीचे चाहिए टाइम का टी।
ये वाला टी और ये वाला टी बहुत अलग अलग है, कन्फ्यूज़न मत होना। ये वाला टी टाइम का टी है और ये वाला टी टेम्परेचर का टी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हमारा टाइम। उससे पहले एक चीज़ और कर लो कि ये इसको काट दो अभी, कि ये जो एम डी टी है इसको ऊपर बचा दो, तो हो जाएगा सी एम डी टी बराबर डी क्यू। क्यों ऐसा करें? क्योंकि हमें डी क्यू के अपॉन में डी टी चाहिए, जिससे कि हम उन दोनों चीज़ को क्या करें, कंपेयर कर सकें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने से हो जाएगा कि ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, और ये हो जाएगा हमारे पास सी एम अपॉन डी टी अपॉन डी टी। ये टी टेम्परेचर का है और ये टी टाइम का है, याद रखना, मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे दें और इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कि ये जो डी क्यू बाई डी टी है ये बराबर हो जाएगा, इसको लिख लो सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारे पास के टी माइनस टी जीरो बराबर हो जाएगा, इधर डी क्यू है इधर डी क्यू है, पर इधर साइन माइनस का है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। बचा क्या कि इधर डी क्यू के बराबर ही आ रहा था जो अपन ने लिख दिया। अब इधर जो डी क्यू के बराबर है हम उसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सी एम डी टी बाय डी टी। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो डी टी है इसको हम नीचे लेके आएंगे, ये वाला जो डी टी है इसको नीचे लाएंगे, तो जाएगा टी माइनस टी जीरो अपॉन डी टी, और ये वाला जो के है माइनस के इसको उधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस के सॉरी माइनस 1 अपॉन के, और ऊपर बच जाएगा सी एम अपन में रह जाएगा डी और टी। ये टेम्परेचर का टी है और ये हमारे सॉरी ये टाइम का टी है और ये टेम्परेचर का टी है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस के डी टी को ऊपर ले जाएंगे, तो जाएगा के डी टी और इसको नीचे ले आएंगे, तो ये जाएगा माइनस और नीचे रह जाएगा सी एम बराबर जाएगा, ये ऊपर गया ये जाएगा डी टी और ये ऊपर में लिया तो जाएगा टी माइनस टी जीरो। अब इस पूरे कांस्टेंट को, ये जो के है सी और एम है, इसको हमने किसी एक बड़े के जो है हमने मान लिया कि ये जो के अपॉन सी एम है ये बराबर हमने मान लिया किसी के किसी एक कांस्टेंट के, मतलब 3 कांस्टेंट चलाने से क्या फ़ायदा है जब हम सबको मान के किसी एक कांस्टेंट के मान लिया। तो ये बराबर जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस टी जीरो। अब अपन इतनी पंचायत करी क्यों? तो अब हम करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर आ रहा था टेम्परेचर का टी, हमें टेम्परेचर का टी को हटाना था, और टेम्परेचर का टी जो है वो हटता कि जब अपॉन में जो है टी आता, यानी हम कर सकते हैं टी के रिस्पेक्ट के अंदर जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो के तो कांस्टेंट है, यानी टाइम के ऊपर हमारा लग जाएगा डी बाय ऊपर आ जाएगा टी, और ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब याद होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स का जो है इंटीग्रेशन करोगे तो वो बराबर होता है log ई एक्स के, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस के ऐसा का ऐसा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टाइम का टी, और इसका हो जाएगा यानी 1 अपॉन ये जो टी था ये 1 अपॉन टी माइनस टी जीरो था, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है इस डी टी के रिस्पेक्ट में, यानी ये हो जाएगा लॉग हमारा टी माइनस टी जीरो, और यहाँ पर ई आ जाता है माइनस के टी ऐसा का ऐसा, और ये हो जाता है लॉग टी माइनस लॉग टी जीरो, ठीक है। इतना यहाँ पर इतना आपको याद होना, यहाँ तक छोड़ोगे तो भी ठीक है, पर इतना आपको याद होना कि लॉग 1 अपॉन एक्स का होता है हमारा लॉग एक्स। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये हो गया हमारा वन शॉट किसका, हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।